नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आप सबको अफ़ीम के संबंध में, अफ़ीम नीति के बारे में, अफ़ीम की खेती के बारे में हमारा अफ़ीम किसान संघ का चैनल बहुत सारी नई नई जानकारी देता रहता है। लेकिन अधिकतर किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले जो नीचे लाल बटन लगा हुआ है उससे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर करने में थोड़ी सी कमी रह रही है। आइए हम चर्चा करते हैं अफ़ीम नीति के संबंध में। अफ़ीम नीति को लेकर के अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के समस्त किसानों की तरफ से एक अभिवादन समारोह रखा गया, जिसमें बहुत सारे किसान भाई वहाँ उपस्थित हुए। मैं भी आदरणीय सांसद साहब सीपी जोशी जी को एक बेहतरीन अफ़ीम नीति जारी करने के लिए धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप हमेशा किसानों के लिए एक अच्छा प्रयास करते रहे हैं और वाकई आपकी छवि किसानों के लिए सुखद है। आप किसानों की आवाज़ को हमेशा संसद पटल पर उठाते रहे हैं, उसके लिए आपका आभार किया जाना बहुत ज़रूरी है। आइए हम चर्चा करते हैं कि जो 3 दिन पहले बैठक हुई थी और जिसमें आभार प्रदर्शित किया गया था और उसमें रंजना पाठक द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया, उसमें उन्होंने बहुत सारी अफ़ीम किसानों की समस्याओं के बारे में चर्चा की। मैं बात करना चाहता हूं कि रंजना पाठक आखिर में कौन है। रंजना पाठक इस कार्यालय में डीओ के पद पर हैं, डिवीज़न ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं और वाकई उनकी दबंग छवि किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि वो मोदी जी की उस तर्ज पर कि न खाऊंगी न खाने दूंगी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस पर चल रही है और वाकई उनकी दबंग छवि आज विभाग के लिए काबिल तारीफ़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारी बात कही। उन्होंने एक बात ज़रूर कही, रंजना जी पाठक ने, कि अगर किसी व्यक्ति को अफ़ीम नीति के संबंध में कोई बात समझ नहीं आती है तो वो सीधा मुझसे संपर्क करे और मैं उनको सारी बात विधिवत रूप से बताऊँगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कार्यालय में कोई पैसा नहीं लेता है और शिकायत अगर है तो आप सीधे मेरे पास में आइए। अफ़ीम नीति के बारे में उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इस बार जो अफ़ीम नीति जारी हुई है वो 2 भागों में जारी हुई है, यानी कि 2 तरह की अफ़ीम नीति हैं, एक लोहे चिरे वाली और एक जिसमें अफ़ीम लोहे चिरे नहीं होती है, जिसको हम सीपीएस में कहते हैं। दो तरह की अफ़ीम नीति जारी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि 4.2 से लेकर के ऊपर जो जिन्होंने मार्फिन दी है इस वर्ष, उनको लोहे चिरे के पट्टे मिलेंगे और 3 से लेकर 4.2 के बीच में जिन्होंने मार्फिन दी है उनको सीपीएस के पट्टे मिलेंगे। बेहतरीन है कि जिनकी 3 से 4.2 के बीच में पट्टे कट रहे थे उनको सीपीएस के पट्टे दिए गए, आपका स्वागत है। उसके साथ किसी भी कारण से पट्टा अगर किसान नहीं ले पाए तो उनको भी इस बार सरकार पट्टे दे रही है, ये भी बेहतरीन है। तथा जो गठिया वाले हैं जिनकी मार्फिन औसत 9% है उनको भी पट्टे दिए जा रहे हैं। जिन्होंने 3 साल तक फसल हकई उनको पट्टा मिलेगा, लेकिन जिन्होंने 4 साल तक रेगुलर फसल हकई है उनको सीपीएस वाला पट्टा मिलेगा। 4 साल वाले का पट्टा कटेगा, 4 साल वाले का पट्टा कटेगा, उसको पट्टा नहीं मिलेगा। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सीपीएस पद्धति को लेकर भी लोगों में संशय है। सरकार ने कहा है कि 98-99 के बाद के जितने भी पट्टे हैं उसका एक क्राइटेरिया बताया है, उसके अनुसार पट्टे दिए जाएंगे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 98-99 से 2001 तक के पट्टे आना संभव नहीं है इस नीति से। कैसे संभव नहीं है? कि उन्होंने 4 साल तक का रिकॉर्ड मांगा है कि 4 साल का औसत अगर जोड़ा जाए और संपूर्ण रकबा औसत जो दोनों चीज़ें जोड़ी जाएगी, जैसे आपने जो अफीम दी वो और जो उस समय की औसत थी, यानी कि आपको 4 साल की औसत जोड़ना है और 4 साल तक आपने जो रकबा मतलब माल दिया वो भी जोड़ना है। चारों को जोड़ने के बाद में जो औसत बनती है वो एवरेज औसत पे आप अगर पहुंचते हो तो आपका पट्टा दिया जाएगा। लेकिन 98-99 वालों को पट्टा कैसे दिया जाएगा? क्योंकि उनके संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है गवर्नमेंट के पास में और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहती है। मैं आदरणीय सांसद साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस नीति में ये जो बिंदु है ये वाकई टिपिकल है और इस पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्या 98-99 किसानों को पट्टा मिलेगा? अगर यही अफीम नीति रहती है
तो 98-99 के किसानों को पट्टा मिलना संभव नहीं है और किसानों को कहीं न कहीं मायूसी हाथ लगेगी। कहीं न कहीं ये ऐसा किसान महसूस करेंगे कि 98-99 के लेकर 2001 तक के पट्टे नहीं मिलेंगे। इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं ये भी चाहता हूँ कि सांसद साहब इस विषय को उठाएं और इस पर नई अफीम नीति के रूप में नया बिंदु जारी हो कि 98-99 से 2001 तक के पट्टे कैसे मिलेंगे, इस पर चर्चा हो। विभाग के द्वारा भी, आदरणीय रंजना पाठक जी के द्वारा भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि ये जो बिंदु है, इसमें बहुत सारे किसानों के पट्टे कट रहे हैं, उस पर ज़रूर चर्चा की जाए। उसके साथ में मैं सीपीएस की जो नीति तो जारी हो गई है, लेकिन क्या सीपीएस में डोड़ों का भाव रहेगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। अफीम नीति में अफीम का क्या मूल्य रहेगा, उसके संबंध में भी चर्चा नहीं की गई है। ये बहुत ही बड़े विषय हैं, क्योंकि जब आज से 92-93 में जब पट्टे जारी हुए थे, उस समय अफीम का भाव 1500 से लेकर के 2500 रुपये किलो था। उस समय अगर किसी अन्य जिन्स की बात की जाए तो सोना उस समय 3000 रुपये तोला था। गवर्नमेंट कर्मचारी की अगर तनख्वाह की बात की जाए तो उस समय मात्र 17,000 रुपये के आसपास गवर्नमेंट कर्मचारी की सैलरी थी। सांसदों का अगर भत्ता देखा जाए, तनख्वाह देखी जाए तो उस समय 20,000 रुपये थी। गेहूं के अगर भाव देखे जाए तो उस समय 4 से 6 रुपये किलो था, जो आज 20 रुपये किलो है। मजदूरी अगर देखी जाए तो उस समय मात्र 30 रुपये थी। आज इन सभी पे चर्चा करें हम तो अफीम का भाव आज भी 1500 से लेकर के 2500 रुपये किलो है। लेकिन जिन्सों के भाव अगर हम देखें तो सोना आज 60,000 रुपये किलो है, 60,000 रुपये तोला है। जब 3,000 रुपये तोले की चीज़ कीमत बढ़ करके 60,000 रुपये तोला हो जाती है। चांदी की कीमत उस समय 4,000 रुपये किलो थी, आज 70,000 रुपये किलो हो जाती है। सांसद महोदय का भत्ता 20,000 से बढ़कर के 1.5 लाख रुपये हो जाता है। गवर्नमेंट कर्मचारी की तनख्वाह जो मात्र 17,000 से बढ़कर के 1,70,000 हो जाती है। तो कहीं क्या, और दूसरी चीज़ लेबर जो उस समय मात्र 30 रुपये थी, 30 रुपये में पर डे के लिए मजदूर मिल रहा था, आज वही लेबर आप देख लीजिए 500 रुपये पर डे हो जाती है। और उस समय अफीम का अंतर्राष्ट्रीय भाव जो 1 लाख रुपये प्रति किलो है, उसको किसानों को मात्र 1500 से 2500 रुपये किलो दिया जाना कहाँ तक उचित है। मैं सांसद साहब से बात पर निवेदन करना चाहूँगा कि एक कमेटी बैठी जाए, ऐसी कमेटी हो जो वाकई में अफीम के मूल्य की तुलना करे कि किसानों को कितना लॉस हो रहा है। ये अलग बात है कि दाने का क्या भाव प्राप्त हो रहा है। दाने का भाव किसानों के बाजार मूल्य पर है। कभी 50,000 रुपये किलो क्विंटल भी प्राप्त हुआ है, तो कभी 75 भी प्राप्त हुआ है, तो कभी लाख रुपये किलो भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अफीम जो किसानों का अधिकार है, मैं मानता हूं कि अगर कर्मचारी की सैलरी बढ़ सकती है, सांसद महोदय का भत्ता बढ़ सकता है, मजदूरी बढ़ सकती है, तो किसानों के अफीम का भाव क्यों नहीं बढ़े। अफीम के भाव पर भी चर्चा होना जरूरी है और किसानों को उनकी मांग अनुसार कम से कम 10,000 रुपये प्रति किलो के आधार पर अफीम दिया जाना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग नहीं बढ़े और किसान खुश रहें। ये सत्य है कि अफीम से कुछ किसान सक्षम भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि अफीम से किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ है। और हमारे पहले जैसे कुछ ने ये भी कहा कि साहब अफीम की जगह मिर्च बुआई कर ले में या आल तोरई ऐसी फसलें बुआई कर ले में, तो ये अलग बात है साहब। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो विषय गलत विषय है जिस पर चर्चा किया जाना उचित नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी अगर 1,70,000 हो जाती है और उसके बाद भी हर साल 4 से 6% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है, तो क्या वो सैलरी कम है? क्या सांसद महोदय के लिए या विधायक महोदय के लिए जो भत्ता दिया जा रहा है वो हर साल बढ़ाया जा रहा है, 4 साल 2 साल में बढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो पहले कम है? ऐसे तमाम विषय हैं जिन पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि सरकार कम से कम अपना रवैया क्लियर करे, क्योंकि जैसे सीपीएस वालों को अभी पिछली बार में मात्र 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से डोडा चूरा खरीदा गया। ये बहुत ही गलत हुआ है किसानों के साथ में। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसानों को से 200 रुपये किलो खरीदना है तो किसान भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि सरकार को ऐसे ही दे दे और आपका जो पैसा है वो सेना के फंड में लगा दे, ताकि किसानों को कम से कम इस विषय पर चर्चा करने का मौका ही नहीं मिले। क्योंकि वास्तविक स्थिति ये है कि साहब जिस चीज़ का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 3 से 4 हज़ार रुपये किलो है,
उसको आप किसानों को सिर्फ 2,000 रुपये किलो देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? मैं सरकार से विनम्र गुजारिश करूंगा और आदरणीय सांसद महोदय जो हमेशा हमारी बात को उठाते हैं, आदरणीय सांसद साहब सीपी जोशी जी हो, दुष्यंत सिंह जी हो या कोई भी हो, मैं सबसे ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि आखिर एट लास्ट अफ़ीम के और सीपीएस पद्धति वालों के भाव बढ़े। दूसरी बात, सीपीएस पद्धति भारत के लायक नहीं है, न हमारे पास में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए तथा किसानों की बहुत उम्मीद थी कि 98-99 के जितने भी पट्टे थे वो लिस्ट छापी जावे और सभी किसानों को अधिक से अधिक संख्या में पट्टे दिए जावे। उसके बाद में मेरे एक मन में विषय आया कि क्या जिन्होंने 5.9 से या 6 से ऊपर अफीम प्रतिशत मार्फीम दी है, क्या उनको भी 10 के पट्टे दिए जाने चाहिए? जब आपके जो पूर्व के नियम हैं उसके अनुसार जिन किसानों ने अच्छी अफीम दी है उनको कम से कम 12 का पट्टा दिया जाना चाहिए, ताकि किसान इसका मतलब एक अच्छी अफीम पैदावार करके एक सक्षमता अनुसार अच्छा माल भी प्रोडक्ट करके गवर्नमेंट को दे सके और किसानों में मायूसी नहीं हो। तीसरी चीज़, पोस्ता दाना के लिए भी मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा कि जो टर्की हमारे गेहूँ को इबोला वायरस बता करके रोक दे रिटर्न कर देता है और देश के किसानों का अपमान करता है, भारतीयता का अपमान करता है कि ये भारत के गेहूं में इबोला वायरस है, वहाँ बहुत भारत को शर्म सी महसूस होती है, तो फिर उस टर्की से पोस्ता दाना आयात क्यों करें? जब 1970 के आसपास भारत भूख की स्थिति में था, उस समय वो देश के किसान हैं जिन्होंने अथाह पैदावार की और भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विदेशों में निर्यात किया। वो किसान क्या आपके पोस्ता दाने का पैदावार नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। भारतीय किसानों की क्षमता को कम नहीं आके, और मेरा निवेदन है कि विदेशों से जो आयात किया जा रहा है टर्की से पोस्ता दाना, उसको बिल्कुल तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उसके साथ ही विभाग में इस बार बहुत ही अच्छे पदाधिकारी के रूप में हमारे डीओ साहब पधारे हैं, तो वो बहुत ही निष्पक्ष रूप से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि लोगों किसानों को पट्टे वितरित किए जाएंगे, किसी किसानों को इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं उनके चरित्र से वाकिफ़ हूँ और मैंने बहुत सी बार देखा है कि डीओ मैडम जो हैं रंजना पाठक वाकई बोल्ड हैं, और वहाँ जाने के बाद में हम किसी भी तरह के अन्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ काम कराने के लिए जहाँ नियम भी होते हैं, लेकिन नियमों के साथ में जैसे नामांतरण वगैरह खोला जाना, उसमें भी किसानों को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो मैं मैडम रंजना पाठक से ये भी निवेदन करूँगा कि किसानों के नामांतरण की व्यवस्था को सरल किया जाए और उनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, और कुछ छोटी मोटी अगर कोई कमी निकलती है तो उसको किसी समस्या से किसानों को सामना नहीं करना पड़े, ऐसी मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ। लेकिन किसानों के समस्या का समाधान तो हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के मन में रोष भी आ रहा है, जो अभी सुनने में आया कि कहीं बड़ी शहरी में भी कोई किसानों का इस तरह से कोई आंदोलन हो रहा है या रह रहा है। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि किसान अपनी हर बात को सोचे समझे, विचार करे, उसके बाद में किसी बात के लिए आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ स्वांतः सुखाए वाली काम भी करते हैं कि साहब मुझे किस प्रकार से राजनीतिक फ़ायदा मिले या मैं किस तरह से सरकार का विरोध प्रकट करते हुए आगे बात अपनी पहुंचा सकूं, तो वो एक अलग मानसिकता है। या मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग जैसे सरकार को गालियां देते हैं या विभाग को गालियां देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का हम किसान भाई कोई कदम उठाएं, क्योंकि सरकार, विभाग और किसान तीनों को मिलकर के काम करना है, और तीनों को मिलकर के काम करने के लिए सबसे बेहतरीन होगा कि हम अफीम नीति को ध्यान से पढ़ें और अफीम नीति में जो नियम है उन नियमों का भी ध्यान से अवलोकन कर लें। उसके बाद में हमें अगर कोई समस्या लगती है तो हम सीधे ही डीओ मैडम के पास में जाएं, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। आइए सुनते हैं कि डीओ मैडम रंजना पाठक ने हमें क्या कहा है। तीसरा है कि उसको एक मौका दिया जाएगा, अगर कोई चीरे वाला नहीं करना चाहता है और सीपीएस चाहता है तो वो सीपीएस ले सकता है। ये इस बार एक नया ऑप्शन दिया जा रहा है आप लोगों को। इसके अलावा जिसने अपनी किसी भी कारण से नहीं ले पाया, या हम लोग किसी कारण से नहीं दे पाए, या वो लेकर बो नहीं पाया, या लेने ही नहीं आया, बीमार हो गया उस साल नहीं लेने आया, तो उन सब के लिए भी इसमें नियम किया गया है
और पिछले साल कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने घटिया अफीम दी थी और 9% मॉर्फिन थी, तो उनको लाइसेंस मिलना था। कुछ लोगों को मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला था। तो उन सभी को इस बार की पॉलिसी में लाइसेंस दे दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने 3 साल हकवा दिया है उनको तो मिल जाएगा। जिन्होंने 4 साल हकवाया है, लगातार 4 साल, उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई होगा नहीं जो लगातार